दोस्तों, आज पेश है मौत का तहखाना। ये एक और चित्र है दोस्तों। सुल्तानपुर राज्य के राजा जयमल अपनी नवविवाहित पत्नी माया के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि राजकाल में बिल्कुल भूल गया। माया, तुम ही मेरी सब कुछ हो। अपने चारों ओर मुझे बस तुम नजर आती हो। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण ने राजा जयमल का बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत चिंतित थे। ऐसा कब तक चलेगा प्रधानमंत्री जी, हम यह देखकर बहुत परेशान हैं कि राजा नई रानी के प्रेम में के सागर में ऐसे डूबे हैं कि दरबार में आना ही छोड़ दिया। इसी प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो सांप और सापिन, ये दोनों तो आपस में प्रेम लाप कर रहे हैं। कहीं ये दोनों हमें सर्प हम पर वार न कर दे, इन्हें मार देना ठीक रहेगा तत्काल ही। लेकिन इसे सफेद सर्प पर वार किया। ओह, सफेद सर्प की पूछ ही कट पाई। पूछ कटा सफेद सर्प तेजी से रेंगता हुआ सरोवर के तट पर पहुंचा और सीधे वह सरोवर में अर्थात जल में समा गया। दरअसल सफेद सर्प नागदेव की राजा विशांक की पत्नी तक्षिणा थी। रानी तक्षिणा, तुम्हारी पूछ कैसे कटी? मत पूछिए नागराज, मैं पृथ्वी पर सुल्तानपुर राजमहल के उद्यान में घूम रही थी, तभी सुल्तानपुर के राजा ने मेरी पूछ पर तलवार से काट दी। सुल्तानपुर के राजा की इतनी हिम्मत, हम उसकी दोस्ता का का बदला अवश्य लूंगा। नागराज, मैं भी यही चाहती हूँ। नागराज विशांक उसी समय पूर्ण रूप सर्प योनि में आ गया और जब वह पृथ्वी पर आया तो रात हो चुकी थी। ओह, राजा जयमल इस समय अपने शयन कक्ष में होगा। मुझे वहीं चलकर उसे डसना होगा। महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है रानी? वह क्यों? महाराज, मैंने सुना है कि प्रेम लाभ करते सर्प के जोड़े को किसी एक को मार दिया जाए तो बचा हुआ सर्प अपने साथी की मौत का बदला लेता है। ओह, तुम तो यह सोच कर डर रही हो कहीं वह सफेद सांप अब हमसे बदला न ले। और इस विषय पर काफी देर तक वार्तालाप करते रहे। ओ, इन दोनों के वार्तालाप से यह प्रकट हो रहा है कि रानी तक्षिका किसी अन्य श्रेष्ठ के साथ उद्यान में प्रेम लाप कर रही थी। कौन था वह काला सर्प? फिर वह उसी समय सरोवर के तट स्थान पर पहुंचा। ओह, तो यह तो नालोक का प्रधानमंत्री कालकूट है। इस समीपीय रानी दक्षिणा की कटी हुई पूछ भी पड़ी है। तो क्या रानी दक्षिणा प्रधानमंत्री कालकूट के साथ प्रेम लाप कर रही थी? निश्चित ही में ऐसा ही हुआ है। रानी दक्षिणा ने ऐसा करने से हमें नागवंश को कलंकित का टीका लगाया है। मैं दक्षिणा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध से पनपनाता हुआ तुरंत सी सरोवर में कूदा और फिर नागलोक में जा पहुंचा। दक्षिणा, तू विश्वास करने योग्य नहीं। तूने कालकूट के साथ प्रेम लाभ करके हमारा अपमान किया है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लगता है नागराज ने मेरे कालकूट के विषय में सब पता चल गया है। अब मेरी खैर नहीं। और अगले ही पल, ओह, यही वह क्षण था जब विशांक के पुत्र मृगाल अपनी वैशाली ने कक्ष में प्रवेश किया। क्या हुआ पिताजी? महाराज, एक नाग सेवक कह रहा था कि आप क्रोध में हैं। मुझे क्षमा कर दो मेरे बच्चों, भूल मेरी थी। जो तुम दोनों हीरो के होते हुए मैंने दक्षिणा जैसी पापिन से विवाह किया। कुछ देर रोने के पश्चात, मेरे बच्चों, सुल्तानपुर के राजा जयमल कालकुंट को मार कर मुझ पर बड़ा उपकार किया। उसकी भलाई का बदला चुकाने के लिए कल सुबह उसके पास सुल्तानपुर राज्य जाऊंगा। अगले दिन प्रातः नागराज पुनः सुल्तानपुर जा पहुंचा। वंदना समाप्त करते जैसे आंखें खोली। वो विषधर, डरो नहीं राजन, मैं आपका हित करने नहीं बल्कि
आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। क्षमा मांगने? हाँ राजा, नागलोक का राजा विशांक हूँ। कल शाम जिस काले सर्प को आपने मारा वह नागलोक का प्रधानमंत्री था, और सफेद नागिन उस समय उससे प्रेम लाभ कर रही थी, वह मेरी पत्नी तक्षिका थी। सारी बात सुनकर, क्या आप कल रात मुझे मारने आए थे? हाँ, लेकिन मेरी भूल थी। आपने वैसा करने पर मेरा बड़ा उपकार किया, इसलिए आपको कुछ देना चाहता हूँ। मांगो राजन, मुझसे क्या चाहिए? मैं जो कुछ मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे अवसर राजन? ठीक है नागराज, तो मैंने सुना है कि आप ऐसी विद्या जानते हैं जिसे सीखने से पशु पक्षियों की बोली आसानी से समझा जा सके। हाँ, मैं वह विद्या जानता हूँ राजन। नागराज, मैं आपसे वह विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या? ओह ऐसे क्या हुआ राजन? आपको मेरी बात इस प्रकार सोचने क्यों पड़ गए? राजन, बात यह है कि यदि मैंने विश्वविद्या को आपको सिखा दिया तो तुरंत ही मर जाऊंगा। ओह, यदि ऐसी बात है तो मुझे वह विद्या नहीं सीखनी नागराज। यह कैसे हो सकता है राजन? आपने जो मांगा है मैं उसे देने से अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं अपने प्राणों को देकर माँ को वह विद्या सिखाऊंगा। फिर कुछ देर बाद नागराज विशांक ने राज जयमल को वह विद्या सिखा दी। तत्परांत नागराज, अब मैं कुछ पलों में प्राण त्यागने वाला हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे द्वारा सिखाई यह विद्या किसी अन्य को मत सिखाना, वरना आपको भी मेरी तरह अपने प्राण से हाथ धोने पड़ेंगे। इतना कहकर नागराज ने एक तड़ंग भरी और प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। जयमाल की दुर्घटना देख देख दुखी हो गया। मेरे कारण नागराज ने प्राण चले गए। मैं उनसे इस विद्या सीखने को कहता न उनके प्राण जाते। तब उसने सेवकों को बुलाकर नागराज के मृत शरीर को महल में सुरक्षित रख दिया। जब तक जब तक नागराज वापस नागलोक नहीं पहुंचेंगे तो मैं उस विषय में जानने के लिए नागलोक का कोई पृथ्वी पर अवश्य आएगा। उसे नागलोक का सब सौंप दूंगा। और उधर पूरा दिन बीत जाने पर नागराज विशांक नागलोक नहीं पहुंचे तो पिताजी महाराज अभी तक पृथ्वीलोक से वापस नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें हरा हालत में वापस आ जाना चाहिए था। भैया, हमें पृथ्वी पर जाकर देखना चाहिए, कहीं पिताजी महाराज पर किसी संकट में तो न फंस गए। कुछ देर बाद भैया, पिताजी महाराज सुल्तानपुर के राजमहल में आए थे। उन्हें हमें उनसे बारे में पता कर चल सकेगा। तुम ठीक कह रही हो वैशाली, सबसे पहले हम उनसे ही मिलेंगे। ठहरो, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हम दोनों नागलोक के राजकुमार और राजकुमारी हैं। हम राजा जयमल से मिलना चाहते हैं। क्या? हाँ, हमारा महाराज से मिलना अति आवश्यक है। हमें पृथ्वीलोक पर अपने पिताजी को खोजने आए हैं, इसलिए इस सिलसिले में तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। यदि ऐसी बात है तो महाराज तुम्हें से आने की सूचना दे के आता हूँ। पहरेदार उसकी बात वहीं रुकने का कह जयमल के शयन कक्ष में चला गया। सारी बात सुनने के बाद ओह, मेरा अनुमान ठीक सच निकला। आखिर नागराज के पुत्र और पुत्री की खोज में यहाँ पहुंचे। पहरेदार, तुम दोनों को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दो, मैं हम उनसे वहीं पहुंच रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार के जाने के बाद महाराज आप रात्रि में मुझे अकेली छोड़कर नागराज के पुत्र और पुत्री से मिलने जाएंगे? हाँ, मुझे उनसे मिलने जाना ही हो पड़ेगा। उन अभागों के पिता की लाश हमारे महल में रखी है। महाराज की लाश उन दोनों की सौंप कर हम तुम्हारे पास आ लौटेंगे। और यह सुन माया के मुंह बना लिया। कुछ ही देर बाद महाराज, क्या दिन में हमारे पिताजी महाराज आपसे मिले थे? हाँ, मुझे आप दोनों को यह सूचना देते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि नागराज इस दुनिया में नहीं रही हैं। क्या? हाँ, यह सच है, वे जीवित नहीं है। नागराज की मृत्यु का समाचार सुन मृत्यंग और विशाली फूट फूट कर रो पड़े। बू, आप लोग रोइए नहीं। आप दोनों को इस प्रकार रोते देख दिवगत नागराज की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। लेकिन यह सब कैसे हुआ? इसका कारण मैं हूँ। न मैं उनसे पशु पक्षियों की बोली जानने की विद्या सीखता जिद करता, न उनकी मृत्यु होती। सारी बात सुनकर महाराज, आप इस प्रकार दुखी न होइए। हमारे पिताजी महाराज की मृत्यु के दोषी आप नहीं, अपितु हमारी सौतेली माँ तक्षिका थी। राजकुमार मृगांक को
जो भी कहा हुआ उस बुरा हुआ, मुझे उसका बेहद दुख है। तत्पश्चात क्या करते हैं विस्तार से सारी बात। तत्पश्चात राजा जयमल ने दोनों को अपने कक्ष में लेकर पहुंचा, जिसमें नागराज का शव रखा हुआ था। पिताजी महाराज और शव को लिपट कर एक बार मृतांग व वैशाली फूट फूट कर रो पड़े। नागराज मृतांग और राजकुमारी वैशाली, तुम दोनों अपने को अकेला न समझना, जब भी मन करे मुझसे मिलने चले आना। ठीक है महाराज। जाने से पहले मृतांग ने जयमल को एक मणि दी। महाराज, इस मणि के मुंह में रखकर आप जब भी चाहो नाग हमारे नागराज में आ सकते हो। तब नागराज के शव के साथ मृगान मृगाक और वैशाली ने समुद्र में सरोवर में छलांग लगा दी। उधर मृत्युलोक नागलोक में नागवंश परंपरा के अनुसार नागराज विसिंह की अंतिम संस्कार किया गया। तत्पश्चात मृगाक को नागलोक का नया राजा बना दिया गया। उधर राजमहल में एक दिन, महाराज आज मैं नगर भ्रमण करना चाहती हूँ। ठीक है रानी, तुम्हारे नगर यात्रा का प्रबंध अभी करवा देते हैं। कुछ देर बाद उनका रथ अभी महल से थोड़ी दूर गया था कि घोड़ा गाड़ी अचानक ही उसके रथ बराबर में पहुंची। घोड़ा गाड़ी उनके रथ के बराबर में से गुजरी। तुम कितने भाग्यवान हो भाई, जो महाराज के यहाँ रहते हो, खूब खाते पीते हो, काम और कोई काम भी नहीं करते। मुझे देखो, दिन रात बोझा ढोते मारा जा रहा हूँ। यदि धीरे चलता हूँ तो मालिक की चमड़ी उधेड़ देता है, ऊपर से खाने को पूरा चारा भी नहीं देता। तुम मूर्ख हो जो अरे बीमारी का बहाना बनाओ और पड़े रहो। फिर अगर तुम्हें काम नहीं करना पड़ा तो खाना भी अच्छा मिलेगा। ऐसा तब तो मैं ऐसा ही करूँगा भाई। नागराज विशांक द्वारा सिखाई विद्या के कारण जयमल उन घोड़ों के वार्तालाप सुनकर पूरी तरह समझ में आ गया और हो करके हंस पड़ा। हो, क्या बात है महाराज, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? मैं इन घोड़ों की बातें सुनकर हंस रहा हूँ। हमारे रथ के घोड़े गाड़ी में दूसरे रथ के कैसी चालाकी सिखा रहे हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला आप घोड़ों की बोली कैसे समझ सकते हैं? रानी, मुझे पशु पक्षियों की बोली समझने की विद्या आती है। तो यह बात है, आप मुझे भी यह विचित्र विद्या सिखाइए। नहीं रानी, मैं तुम्हें यह विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई उस दिन मैं मर जाऊंगा। ओह। इसके बाद दोनों नगर भ्रमण करके महल वापस लौट आए, लेकिन माया के मन में पशु पक्षी की बोली समझने की जिज्ञासा बनी रही। फिर एक दिन, लो चिड़िया, ये दाने खा लो, तुम कई दिन से भूखी है। नहीं, मैं अकेली इन दानों को कभी नहीं खाऊंगी, तुम भी कई दिन से भूखे हो, तुम्हें भी मेरे साथ इन दाने को खाना होगा। चिड़िया, मेरी बात मान लो, ये दाने इतने नहीं है कि हम दोनों पेट भर सके। तुम इन दोनों दानों को खाकर पेट भर लो, मैं जाकर कहीं और दाने खा लूँगा। नहीं, मैं इन दानों को तब तक चोट नहीं लगाऊंगी जब तक मेरे साथ तुम इन दानों को नहीं खाओगी। अच्छा भगवान, भगवान तुम जीती मैं हारा। यह कहकर चिड़ा दाने चुगने लगा। चिड़िया भी दाना खाने में अपनी चोंच खोली। ओह, कितना प्यार है इन दोनों का, दोनों एक दूसरे से कितना ख्याल रखते हैं। किसकी बात कर रही हो महाराज? यहाँ तो कोई नहीं है। रानी, अभी अभी मैंने उन चिड़िया की वार्तालाप सुना। इन्हें की वार्तालाप सुनकर ही मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन महाराज, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। यह तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हो महाराज, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते तो मुझे पशु पक्षियों की बोली समझाने की विद्या सिखा देते। रानी, तुम मेरी मजबूरी को समझती क्यों नहीं? यदि मैंने तुम्हें विद्या सिखा दी तो मैं मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, यदि आपने मुझे यह विद्या ना सिखाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओह, तुम तो बड़ी बेतुकी जिद कर बैठी रानी। उधर कुछ सोचकर वह माया से बोला, ठीक है रानी, मैं तुम्हें एक माह का समय दूँ, ताकि मरने से पहले मैं इतने दिन भगवान की आराधना कर सकूं। ठीक है महाराज, यदि एक माह बाद आपने मुझे यह विद्या ना सिखाई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अगले दिन जयमाल भगवान की पूजा और आराधना में व्यस्त हो गया। भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो ना कि मैं अपने प्रेम की कसौटी में खरा उतर सकूं। एक दिन ऐसे ही बीतते चले गए। अब एक माह पूरा होने में केवल 3 दिन शेष रह गए थे। भगवान
की पूजा अर्चना करने के बाद जयमल अकेला ही घूमता वन में पहुंचा। आह, कितना शांत वातावरण है यहाँ। घूमते घूमते उसे एक नाले के समीप पहुंचा। प्रिय, उस कमल के फूल को खाने से मेरी बहुत इच्छा हो रही है। तुम उस फूल को ला दो, मैं वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, तुम जान क्यों दोगी? मैं अभी ला कर देता हूँ। बकरा तुरंत ही नाले में कूद गया। अरे बकरे, नाले में कूद गया, या तो तेज बहाव है, पानी कमल के तक कैसे पहुंच पाएगा? वास्तव में पानी का बहाव इतना तेज था कि वह दूसरे किनारे तक न पहुंच सका और बहकर पूर्ण किनारे पर आ गया। तब तुम फूल को नहीं लाए, तब मुझे जान देनी ही पड़ी होगी। अब बकरा उसकी बात सुनकर पूर्ण नाले में कूद गया, लेकिन इस बार भी वह तेज बहाव के कारण वह पानी में पहुंचा और निराश बकरी के पास पहुंचा। बकरी, मैं उस फूल को का पास पहुंचना असंभव है। तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और मेरा मन उस फूल को खाने का कर रहा है। वह फूल थोड़ी ही दूरी पर है। यदि तुम उसे नहीं ला पाए तो मैं मर जाऊंगी और इसके साथ ही मेरे पेट में पलने वाला तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। ओह, बकरी की बातें सुन बकरे के मन में दया आ गई और वह फिर नाले में कूद पड़ा। बकरा इस बार कमल के फूल पर पहुंचने में सफल रहेगा और इस बार वह जल की तीव्र धारा में बहकर दूर ले गई, परंतु बहुत प्रयत्न किया मगर वह फूल न ला सका। वह हार कर वह बकरी के पास आया और क्रोध से बोला, बकरी, मैंने बहुत यत्न किया करके देख लिया, लेकिन मैं उस पार नहीं पहुंच सका। अब मैं फिर नाले में नहीं कूदूंगा। बार बार कूदने से मैं इतना थक गया हूं कि अब मैं कूद डूब जाऊं कर मर जाऊंगा, और अगर मर गया तो दूसरा विवाह कर लोगी, इसलिए मैं क्यों मरूं? तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ, तुम्हारे मरने से मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। क्या तुम मेरा दूसरा विवाह कर लोगे? बकरे ने बकरी की बात का कोई उत्तर न दिया और वहां से चल दिया। यह देख बकरी घबरा गई और चुपचाप बकरे के पीछे चल दी। जयमाल चुपचाप रहकर बकरी और बकरी की सारी वार्तालाप सुना समझ वह सोचने लगा। एक बकरी ने समस्या को कितना सुंदर समाधान खोज निकाला। मैं राजा होकर भी अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाया। वह तुरंत ही महल में वापस लौटा और 2 दिन पश्चात एक माह पूरा समय हो गया तो माया ने उससे कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप पशु पक्षी की बोली समझा सिखाएं। इतना सुनते ही, ओ यह क्या महाराज, आपने मुझे चाटा मारा? तुम्हें चाटा न मारूं तो क्या मारूं? मैंने तुम्हें तो मेरे मरने का भी चिंता नहीं। यदि तुम मुझे मरना चाहती हो तो मर जाओ, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। क्या? और क्या? तुम्हारी विद्या सिखाने के पश्चात मैं मर ही जाऊंगा और मरने के बाद तुम दूसरा विवाह कर लोगी। फिर तुम्हारे मरने के बाद क्यों ना मैं ही दूसरा विवाह कर लूं? ओह, तो आप मुझे यह विद्या नहीं सिखाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मैंने देख लिया, मैंने तुम्हारा प्यार। तुम उस विद्या सीखने के बहाने मुझे मार देना चाहती हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। माया घबरा कर चरणों में गिर पड़ी और जयमाल ने उसकी ओर देखा तक नहीं, चुपचाप से बाहर निकल गया। माया के प्रति उसका मोह टूट चुका था। मैं व्यर्थ में माया के रूप चाल का कैदी बना राज दरबार से बिसरा बैठा था। अब मैं कल से ही दरबार जाया करूंगा। दूसरे दिन वह तैयार होकर दरबार पहुंचा। भगवान का लाख लाख शुक्र है राजन, आप दरबार की सुध आई। क्षमा करना राजगुरु, मैं काफी दिनों तक दरबार में अनुपस्थित रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी दरबार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री तो सुरक्षित आ चुके, पूरे 20 दिन हो चुके हैं राजन। क्या? लेकिन हमें उसकी मृत्यु की सूचना क्यों नहीं दी गई? महाराजा, प्रधानमंत्री की सूचना कैसे दी जाती है? आप तो हर समय रानी माया के कक्ष में रहते और कक्ष में किसी का प्रवेश वंचित किया हुआ था। महाराज अपराध बोध ग्रस्त हो गए। यह सोचकर उसने राजगुरु से कहा, राजगुरु, प्रधानमंत्री का पद ज्यादा दिन तक रिक्त रहना ठीक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं राजन। हम आज ही राज्य के अन्य राज्यों में घोषणा करवा देते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता हुआ है आज ही
आज से 5 दिन पश्चात हमारे दरबार में उपस्थित हो। जो प्रत्याशी हमारे 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही प्रधानमंत्री पद का हकदार होगा। ऐसा करना ही होगा, ठीक रहेगा राजन। और 3 दिन बाद, सुनो भाइयों सुनो, हुक्म महाराज का, जयमाल का। जो कोई सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वह आज से 5 दिन पश्चात दरबार में आकर महाराज के 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे, प्रधानमंत्री का पद हासिल करे। इस प्रकार राजा जयमल एक एक करके सभी प्रत्याशियों से 3 प्रश्न पूछे। कोई भी जयमल के तीनों प्रश्नों का सही न उत्तर दे सका। सिर्फ 2 प्रत्याशी बचे। उनमें से एक था गजेंद्र। इनमें से कोई गजेंद्र होगा। जयमाल ने उन दोनों से एक एक प्रश्न पूछा। योग, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम गजेंद्र है। तो यही गजेंद्र है जिसने रानी माया प्रेम करती है। इसका मतलब चिड़े की बात 100% सही है। और गजेंद्र, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम्हारे द्वारा दिए गए प्रश्न से हम संतुष्ट हो सके तो निश्चित ही सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री तुम होगे। महाराज, आप प्रश्न पूछिए, उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। गजेंद्र, हमारा पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे अच्छा फल कौन सा है और क्यों? महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा फल आम है, क्योंकि इसे मीठा होने पर भी बार बार चूसा जाता है। दूसरा, दुनिया में सबसे अच्छा फूल कौन सा है और क्यों? महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा फूल गुलाब है, क्योंकि इसकी सुगंध सादा वातावरण में उठता है। बहुत खूब। अब तीसरा प्रश्न सुनो। दुनिया में सबसे अच्छा जल कौन सा है और क्यों? महाराज, दुनिया में सबसे अच्छा जल गंगा जल होता है, क्योंकि यह सबसे शुद्ध होता है। इस घटना की चौथी रात को कुछ सुना तुमने चिड़िया? क्या चिड़े? यही कि कल दरबार में राजा जयमल नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है रे नादान। कल रात दरबार में गजेंद्र नाम का एक युवक प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनकर दरबार में आएगा और निश्चित ही महाराज राजगुरु के उत्तरों के प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री बना लेंगे। इससे इतना परेशान होने की क्या बात है? जानती हो तुम गजेंद्र कौन है? मैं क्या जानूं? तो सुन, गजेंद्र माया का पूर्ण प्रेमी है। रानी माया अब महाराज की नज़रों में छिपकर गजेंद्र से मिलने मिर्गातपुर जाया करती है। क्या? हाँ चिड़िया, रानी माया दुश्चरित्र है। वह राजा जयमल से नहीं अपितु गजेंद्र से प्रेम करती है। गजेंद्र उसी के राज्य में मिर्गा कपूर का रहने वाला है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि गजेंद्र सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता है। तुम इतनी सी बात भी नहीं समझी चिड़िया। अरे गजेंद्र, सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री बन जाने के बाद गजेंद्र माया से मिलने में बहुत सुविधा होगी। वो तो गजेंद्र और माया सुल्तानपुर में भी पाप का कीड़ा प्रारंभ करना चाहते हैं। हाँ चिड़िया, तुमने ठीक जाना। दुखी होने का यही कारण है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे गजेंद्र सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री में अयोग्य माना जाए? उपाय एक नहीं 10 है चिड़िया, पर यह राजा जयमल की बुद्धिमानी पर निर्भर करता है कि वह इस समस्या को कैसे निपटे। तुम ठीक कह रहे हो। यह राजा जयमल की समस्या है, उसे स्वयं इस समस्या से निपटना होगा। और चिड़िया वहाँ से उड़ गई। लेकिन जयमल की आंखों की नींद उड़ गई तो रानी माया चरित्र ने मुझे विवाह करने से पहले वह गजेंद्र नाम से किसी युवक से प्रेम करती है। जयमल ने उसी रात पल के लिए बिना सोच का। अगले दिन जयमल तैयार होकर दरबार में पहुंचा। राजन, ये सब लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। राजगुरु एक एक करके इन सब के 3 प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं।
जयमाल ने सबसे पहले युग से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है। महाराज विशाल ने 3 प्रश्न पूछे, लेकिन विशाल ने एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। गजेंद्र, निश्चित ही तुम में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। हम कल ही तुम्हें दरबार में प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करेंगे, जब तुम हमारे अतिथि बनकर हमारे महल में रहोगे। धन्यवाद महाराज। गजेंद्र, सेवक गजेंद्र को महल में राज के अतिथि गृह में ले जाकर ठहरा दो। जो गया महाराज। गजेंद्र मन ही मन खुश होता हुआ सेवक के साथ चल दिया। अब जयमल प्रधानमंत्री पद के अंतिम प्रत्याशी आदिवासी युग से कहा, नवयुग तुम हमारे प्रधानमंत्री इसलिए नवयुग तुम हमारे प्रधानमंत्री किस लिए बनाना चाहते हो? राजसी ठाट बाट जिसको? नहीं महाराज, मैं दीन दुखी अपाहिजों वृद्धों की सेवा करना चाहता हूँ। जंगलों में रहने वाले राजसी शान शौकत की इच्छा नहीं रखते। जयमल आदिवासी युग के कथन सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है युग, तुमने हमारे तीनों प्रश्न के उत्तर तो सुन लिए होंगे, क्या तुम गजेंद्र से भी अच्छे उत्तर दे सकते हो? जी महाराज। तभी राजगुरु जयमल ने कहा, राजन, आप प्रधानमंत्री पद के लिए गजेंद्र का चुनाव कर चुके हैं, फिर इस योग के प्रश्न का क्या औपचारिक? राजगुरु, क्या पता यह आदिवासी योग गजेंद्र से अच्छे उत्तर दे सके। यह सुनो राजगुरु चुप हो गई। योग, अब तुम हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। सुनिए महाराज, मेरे विचार से सबसे अच्छा फल आम नहीं पुत्र फल होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र सेवा ही नहीं करता, बल्कि वंश और राज्य की प्रगति में भी संयोग देता है। अति उत्तम, अति उत्तम। मानव फूलों महाराज, फूलों में सर्वोत्तम फूल गुलाब का नहीं, अपितु वैनल्य का फूल होता है, क्योंकि इसके निकले कपास से लोग कपड़ा बनाते हैं, तन ढांपते हैं। वाह युग, तुमने उत्तर निस्संदेह ही सूझबूझ भरे हैं। महाराज, मेरे विचार से जल इंद्रजल होता है, क्योंकि उसी इंद्रजल हमारे खेतों से अन्न की पैदावार होती है और जिससे राजा तथा प्रजा सभी अपना पेट भरते हैं। युग, तुमने हमारे तीनों प्रश्न के वही उत्तर दिए जो हमने अपने मन में सोच रखे थे, अतः हम निश्चिंत ही अपना प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। धन्यवाद महाराज। लेकिन राजन, उस गजेंद्र का क्या होगा जिसे आपने प्रधानमंत्री पद की दिलासा दे अतिथि गृह में ठहरा हुआ है? राजगुरु, उसकी चिंता आप न करें, दरबार में जाकर मैं उससे स्वयं निपट लूंगा। युवक, अब तुम सुल्तानपुर के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, कम से कम अब अपना नाम तो बता दो। महाराज, मेरा नाम हीरानंद है। हीरानंद, आज से तुम प्रधानमंत्री के महल में रहा करोगे। जी महाराज। उधर महल के राज के अतिथि में जयमल स्वयं हीरानंद को प्रधानमंत्री के महल में छोड़कर आया। उधर महल के अतिथि गृह में मैंने प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया है। अब सुल्तानपुर में आदम रहकर नित्य प्रिय माया से मिला करूँगा। मूर्ख जयमल को कानो कान इसकी खबर न होगी। उधर जयमल माया के पास पहुंचा। आइए महाराज, आज कोई दिन पश्चात यहाँ आए हो, लगता है आपने मुझे समाधि कर दी है। रानी, आज हम बहुत प्रसन्न हो, जानती हो हमने नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। महाराज, कौन है वह खुशनसीब? वह हमारे महल के राज के अतिथि गृह में ठहरा हुआ है, आओ तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। जयमल रानी माया के साथ लेकर अतिथि गृह में चल दिया। जयमल को क्या पता कि दासी के द्वारा मुझे पहले ही इस बात की सूचना पहले ही मिल चुकी है कि अतिथि गृह में गजेंद्र ठहरा हुआ है। अतिथि गृह में पहुंच। आइए महाराज, आपके इस अतिथि गृह में मेरी ओर से आपका और महारानी का स्वागत है। जयमल और माया आगे बढ़कर अपना अपना आसन ग्रहण किया। ये रानी, ये हमारे नए प्रधानमंत्री गजेंद्र है। माया से कहकर जयमल अपने स्थान से उठा और आगे बढ़कर द्वार बंद कर दिया। महाराज ने द्वार क्यों बंद कर दिया?
द्वार बंद करने के जैसे जयमल दोनों के ओर वापस पलटा। दुराचारियों, मुझे तुम दोनों के अनुचित संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जयमल आगे बढ़कर तलवार माया के गले पर लगा दी। मारे गए। लगता है जयमल आज मुझे और माया को जीवित नहीं छोड़ेगा। माया, तू समझती थी कि नए प्रधानमंत्री के मिलाने तुझे यहाँ लाया हूँ? नहीं, मैं तुझे इसलिए लाया हूँ कि इस बंद कमरे में गजेंद्र के साथ आज तुझे भी यमलोक पहुँचा दूँ। महाराज, गजेंद्र से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने इसे आज पहली बार देखा है। उल्टा, मरते समय भी कम से कम झूठ न बोल। मैं सच कह रही हूँ महाराज। तो सच बोलने का प्रसाद ले। खचाक, एक ही बार में माया के प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात, गजेंद्र, तू सोचता है कि तू जैसे दुराचारी को मैं अपना प्रधानमंत्री बना लूंगा? नहीं गजेंद्र, तू जीने योग्य नहीं है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। माया से संबंध रखकर मैंने निश्चय ही घोर अपराध किया है। गजेंद्र, तू क्षमा के नहीं अपितु मौत के योग्य है। अब माया की और तेरी दोनों की समाधि एक दूसरे के तहखाने में बनेगी, कक्ष के तहखाने में बनेगी। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न बनिए। मुझे इतनी क्रूर मौत न दीजिए। गजेंद्र, तू ऐसी मौत के काबिल है। यह कहकर जयमल ने तलवार हवा में लहराई और खचाक। अब जयमल कक्ष के पर्दे फर्श पड़े तहखाने का चोर दरवाजा खोला और एक एक करके गजेंद्र और माया के शव को खींचकर तहखाने में डाल दिया। तत्पश्चात चोर दरवाजे को बंद कर कक्ष के बाहर निकलकर महल में चला गया। अब हीरानंद सुल्तानपुरी के प्रधानमंत्री बनकर राजकाज में जयमल का हाथ बटाने लगे। जयमल उसकी बुद्धिमानी की कदर करते हुए उसका बहुत मान करता और राज्य के प्रत्येक समस्या के लिए सलाह लेता था। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। एक दिन नागलोक में, भैया, पृथ्वीलोक पर गए हमें काफ़ी समय हो गया, क्यों ना हम पृथ्वीलोक पर सुल्तानपुर के राजा जयमल के पास चलें? तुम ठीक कह रही हो वैशाली बहन। कई दिन से हमारा मन जयमल से मिलने की कर रहा है। और मृतांग वैशाली के साथ उसी समय पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ी। जल सतह पर पहुंचकर उसने सरोवर के तट से की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। अरे देखो, दोनों स्त्री पुरुष कैसे पानी की सतह पर चले आ रहे हैं। मुझे तो ये कोई मायावी लगती है। इनसे पहले कि हमारे समीप पहुंचे ने मार देना चाहिए। और जैसे ही वे तट पर पहुंचे, पहरेदारों ने निशाने अचूक था। आह, सिर दी, दोनों अचेत हो गए। यह देख, हमें इन दोनों स्त्री पुरुषों के बारे में सिद्धि महाराज को बताना चाहिए। दोनों पहरेदार वहीं रुक गए और तीसरा पहरेदार जयमल को सूचना देने चल दिया। कुछ ही देर बाद, कहो पहरेदार, कैसे आए? महाराज, राज के उद्यान में एक विचित्र दृश्य घटना घटी है, कहकर पहरेदार विस्तार से सारी बात जयमल को बताई। सारी बात सुनकर जयमल बुरी तरह परेशान उठा। ओ, यह तुम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला? जानते नहीं तूने जिसे घायल किया है वे नागलोक के राजा मृतांग है और उसकी बहन वैशाली है क्या? हाँ, निश्चित वे नागलोक से हमसे मिलने आए हैं। ओ, यह तो हमसे वास्तव में बड़ी भूल हो गई महाराज। पहरेदार, तुम वहाँ पहुँचो, हम सिर्फ ही पहुँच रहे हैं। तभी क्षमा करिए महाराज, क्या मैं आपके साथ उद्यान में चल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ। और सिर्फ कुछ देर बाद, महाराज, ये दोनों की नाड़ी बहुत मंद चल रही है, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। ओह, अब हम इन्हें कैसे बचाएं प्रधानमंत्री जी? महाराज, इन्हें बचाने का अब एक ही उपाय है। इनके गांवों पर यदि नागलोक से उगे वाले नाग केसर के पत्तों का रस टपका दिया जाए तो इन्हें जीवन दान मिल सकता है। अन्यथा ये दोनों कुछ ही घंटों में के मेहमान हैं। ओह, तब तो हमें सिर्फ नागलोक से नाग केसर पौधे के पत्ते लाने चाहिए, लेकिन हमें नाग केसर की पहचान भी नहीं है। मुझे नाग केसर पौधे की पहचान है महाराज। मैं आपके साथ नागलोक ले चलिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। जयमल मृदंग दी हुई मणि हर समय अपने पास रखता था और अतः उसने मणि को वस्त्रों से निकालकर अपने मुंह में रखा और हीरानंद से बोला, प्रधानमंत्री जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और अगले ही पल
जैसे ही वे दोनों नागलोक के द्वार पर पहुंचे, अनगिनत सांप ने उन्हें घेर लिया। मुझे मृतांक की दी हुई मणि दिखानी चाहिए, मेरा रास्ता छोड़ देंगे। सोचकर जयमल ने मुंह से रखी मणि बाहर निकाली। उस मणि को देखते ही सारे सर्प दूर चले गए और वे दोनों नागलोक नाग केसर के पौधे की खोज में आगे बढ़े। जल्दी, यही है महाराज नाग केसर का पौधा। दोनों नाग केसर के पत्ते को तोड़े और पृथ्वी पर चल दिए। पृथ्वी पर पहुंचकर नाग केसर के पत्तों का रस रस का एक पात्र में निकाला और रस को मृतांग और वैशाली के घावों पर लगा दिया। कुछ ही देर में मृतांग और वैशाली अपनी आंखें खोल दी। तुम दोनों ठीक हो? हाँ महाराज। फिर जयमल दोनों को अपने महल में ले आया और उन्हें अंदर आदर सहित वहां ठहराया। फिर दोनों पूरी तरह से निश्चित हो जयमल हीरानंद से पूछा, प्रधानमंत्री जी, तुम्हें नाग लोक में उगे वाले के नाग केसर के पौधे के बारे में कैसे पता? तुम पहले भी नागलोक गए हो? महाराज, मैं आप कोई रहस्य को जानना चाहता हूँ। महाराज, आप इस रहस्य को जानना ही चाहते हो? हाँ प्रधानमंत्री जी। तो सुनिए महाराज, मैं नागलोक के विश्वासन की आत्मा हूँ, हीरानंद के शरीर में वास कर रही हूँ। क्या? हाँ महाराज। के हाँ महाराज, नागराज के रूप में जब मैंने आपको पशु पक्षियों की बोली जानने की विद्या सिखाई तो तत्काल ही मेरी मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात मेरी आत्मा वायुमंडल में भटकती रही। एक दिन मैं वन में मृत पड़े हीरानंद के नाम के एक आदिवासी युग के शव पड़ा दिखाई दिया। मैं हीरानंद के शव में प्रविष्ट हो गया। हीरानंद के रूप में पुनः जीवित होकर मैं आपके द्वारा कराई गई घोषणा सुनी और प्रधानमंत्री पद को हासिल करने के लिए सुल्तानपुर चला आया। ओ प्रधानमंत्री जी, तुम तो बड़ी ही विचित्र बात बताई। महाराज, मैं इससे भी ज़्यादा विचित्र बात आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिए। विधाता ने आपको मेरे साथ नागलोक की राजकुमारी वैशाली से विवाह की जोड़ी बनाई हुई है, यानी राजकुमारी वैशाली के साथ हमारा विवाह होगा। हाँ महाराज। यदि ऐसा है तो हम कल ही राजा मृकाल से इस विषय में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारी समझ में एक बात नहीं आई। हमने सुना है कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा पुनः दूसरी योनि में जन्म ले लेती है। फिर तुम्हारी दूसरी योनि में जन्म न लेकर हीरा नंद के शव में क्यों प्रवेश किया? महाराज, मैं आपकी यह जिज्ञासा भी अवश्य शांत करूंगा। यह विद्या सिखाकर मैं मर तो गया, लेकिन मेरी अकाल मृत्यु थी और और अभी मेरी बहुत सारी आयु शेष है। अपनी इसी शेष आयु को भोगने के लिए मैं हीरानंद के शव में प्रवेश किया। अब मैं हीरानंद के रूप में आपकी शेष आयु भोग कर ही सही मृत्यु के समय प्राप्त होऊंगा और मैं दूसरी योनि में जन्म लूँगा। प्रधानमंत्री जी, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी सारी जिज्ञासा शांत हो गई और अगले दिन मृतांक हम चाहते हैं कि हमारी यह जान पहचान संबंधों में बदल जाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा राजन। नागराज मृगांक, हम तुम्हारी बहन वैशाली से विवाह करना चाहते हैं। ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात है राजन, मुझे यह समझ स्वीकार है। तब धूमधाम से राजकुमारी वैशाली के साथ राजा जयमल का विवाह संपन्न हुआ और बहन भाई मृतांक लोक से नागलोक चले गया। समाप्त दोस्तों।